हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, आज से हम चैप्टर 2 ऑफ आर के पांगिया लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 जनरल डिफेंसेस के बारे में है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जनरल डिफेंस यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक डिफेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। यहाँ पे जो डिफेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल डिफेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द जो यहाँ जनरल टर्म है उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि वैसा डिफेंस के ऊपर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो कि एक से अधिक रॉन्ग के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तभी तो वो जनरल है। और कुछ डिफेंसेस ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, जो उस खास प्रकार के रॉन्ग के अंदर स्पेसिफिकली उसी रॉन्ग के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। फ्रेंड्स, जैसे जनरल डिफेंस के ऊपर एक एग्जांपल है, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे 8 जनरल डिफेंसेस के बारे में दी गई है, उसमें से पहला वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया है, या इसको कंसेंट भी कहते हैं। तो कंसेंट का जो डिफेंस है, कंसेंट का डिफेंस हर केस में एप्लीकेबल होगा, अधिकतर केस में एप्लीकेबल होगा। जैसे डिफेमेशन के केस में, ट्रेसपास के केस में। ऐसे कि कंसेंट, अगर हमने खुद ही कंसेंट दिया किसी को अपने घर पे आने के लिए, फिर बाद में हम उससे उसके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंसेंट हमने दिया, तो कंसेंट वहाँ पे कंसेंट हमने दिया, तो वो पर्सन जो हमारे घर में आता है उसके उसके लिए डिफेंस के रूप में कंसेंट है। इसी तरह से अगर हमने खुद ही परमिशन दिया अपने बारे में कुछ पब्लिकेशन करवाने का, तो बाद में हम उस पे उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि पब्लिकेशंस मेरे ऊपर मेरा डिफेमेशन कर रहा है। तो कंसेंट जो है जनरल डिफेंस है। और कुछ डिफेंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी रॉन्ग के अंदर होंगे, जैसे फेयर कमेंट, या जैसे क्वालिफाइड प्रिविलेज। ये डिफेंस जो है, ये डिफेमेशन के केस में होता है, जहां गुड फेथ भी एक डिफेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 के अंदर हम लोग जनरल डिफेंस पे चर्चा करेंगे, और स्पेसिफिक डिफेंस जब स्पेसिफिक रॉन्ग के ऊपर वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंट केस लॉज के थ्रू डेवलप हुआ है, या डिफरेंट केस लॉज के थ्रू उसको रिकॉग्निशन मिला है। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट जनरल डिफेंसेस हैं वो 8 हैं जो यहाँ दिए गए हैं। पहला वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया, सेकंड है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, थर्ड इनएविटेबल एक्सीडेंट है, फोर्थ एक्ट ऑफ गॉड है, फिफ्थ प्राइवेट डिफेंस है, सिक्स मिस्टेक है, सेवन नेसेसिटी है, और आठवां स्टेचुटरी अथॉरिटी है। इन सारे आठों प्रकार के डिफेंस के ऊपर आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला डिफेंस, वॉलेंटाइन नन फिट इंजूरिया। देखिए, वॉलेंटाइन नन फिट इंजूरिया को डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है। नन फिट इंजूरिया के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वॉलेंटाइन नन फिट इंजूरिया का मीनिंग क्या है? देखिए, जब प्लेंटिफ वॉलेंटियरली सम हार्म के लिए एग्री करता है, तो वो वापस से कंप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कंसेंट देना उसके अगेंस्ट में डिफेंस के रूप में काम करता है। कोई भी व्यक्ति उस राइट को इन्फोर्स नहीं करवा सकता है जो उसने खुद ही अबेंडन किया है, जो उसने खुद ही छोड़ा है, त्याग कर दिया है। कंसेंट एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने घर पर किसी को बुलाते हैं, आप उसके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप सर्जिकल ऑपरेशन के लिए राजी होते हैं डॉक्टर से, तो आप सर्जन के ऊपर सू नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने विरुद्ध किसी मैटर के पब्लिकेशन के लिए कंसेंट देते हैं, तो आप डिफेमेशन का सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब केसेस में आपने कंसेंट एक्सप्रेसली दिया।
कंसेंट एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली, दोनों तरीके से हो सकता है। कंसेंट इम्प्लाइडली ज़्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा जहाँ प्लेन जहाँ कंडक्ट से इन्फर किया जा सकता है कि आपने इम्प्लाइडली कंसेंट दे दिया है। जैसे अगर कोई प्लेयर क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच के लिए में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो किसी प्रकार के हर्ट के लिए भी राजी है, क्योंकि जो उस गेम में नॉर्मल कोर्स में संभव है। अगर नॉर्मल कोर्स में संभव नहीं है, तो उसको वो उसके लिए एग्री नहीं करता है, लेकिन जो उस गेम के दौरान नॉर्मल कोर्स में हर्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों के लिए वो उसका एक्सेप्टेंस होता है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, तो एक तरह से कंसेंट है कि मतलब एक तरह से ये हम मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब इसका रिस्क हमेशा बना रहता है, ऐसा रिस्क हमेशा बना रहता है। इसी तरह से जब मोटर रेस होता है, वो तो मोटर रेस जो होता है, कार रेसिंग वगैरह, वो काफ़ी काफ़ी रिस्की होता है और उसमें इंजरी का प्रोबेबिलिटी हमेशा बना रहता है। तो वहाँ हमारा एक तरह से कंसेंट है, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेप्टेंस देते हैं, तो हम मानते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा रिस्क को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन डिफेंस ऑफ कंसेंट के अवेलेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जिससे भी हार्म हुआ है, वो कंसेंट के लिमिट से ज़्यादा ना हो। जिससे हार्म हुआ है, वो कंसेंट के लिमिट से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब कि जितना का हमने कंसेंट दिया, उस लिमिट से अगर वो क्रॉस करता है, वो एक्ट से, तब फिर वहाँ पे डिफेंडेंट जो है, ये प्ली नहीं ले सकता है, ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि प्लेंटिफ ने अपने आप ही वॉलंटियरली कंसेंट दिया था। इसी तरह से अगर सर्जन के केस में, अगर सर्जन जो जो हमारा ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो नेग्लिजेंटली बिहेव करता है, नेग्लिजेंटली वर्क करता है, नेग्लिजेंटली परफॉर्म ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो उस केस में हमारा कंसेंट नहीं माना जाएगा। हमने कंसेंट उस क्योंकि उस केस में कोई कंसेंट देगा नहीं, तो उसमें डिफेंस ऑफ कंसेंट डिफेंडेंट नहीं प्ली कर सकता है। आइए अब केस के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, पहला केस जो है वो हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब है। ये सब केस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब केस डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। ये केस किससे रिलेटेड है, ये डायरेक्टली आएगा, इसलिए इस केस को जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, इस केस में प्लेंटिफ एक मोटर रेस जो होता है उसका उसको देख रहा होता है, उसका दर्शक होता है। मोटर रेस का ट्रैक डिफेंडेंट का होता है। रेस के दौरान दो कार आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने के वजह दो कार जब टकराएंगे और टकराने के बाद प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है। तो इस केस में हेल्ड किया गया कि इंजरी को रिस्क के लिए प्लेंटिफ ने इंजरी के रिस्क के लिए इम्प्लाइडली कंसेंट दिया था, क्योंकि कोई भी स्पेक्टेटर इस तरह के स्पोर्ट में इस तरह के डेंजर का अनुमान लगा सकता है। इस तरह का इम्प्लाइडली वो इस तरह के डेंजर के लिए वो उसका इम्प्लाइड कंसेंट है, क्योंकि इस तरह का डेंजर इस तरह के मोटर रेस में पॉसिबल है, इसको फोर्सी किया जा सकता है, इसको अनुमान लगाया जा सकता है। पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका, ये इंडियन केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केस डायरेक्ट आपको कई बार हम एग्ज़ाम में, अलग-अलग एग्ज़ाम में आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। इस केस में जब ये होता है कि जब ड्राइवर पेट्रोल फिल करवा रहा होता है अपने वैन में, अपने जीप में, तो 2 स्ट्रेंजर्स उसके लिफ्ट में उसकी लिफ्ट माँगते हैं, और वो दोनों स्ट्रेंजर्स जीप में बैठते हैं। जैसे ही जीप में बैठते हैं, और तो क्या होता है कि जीप में कहीं पे जो है नट ढीला होता होगा, इस वजह से जो है जीप जो है क्या कर जाता है, टॉपल कर जाता है, और दोनों स्ट्रेंजर्स जो है इंजर हो जाते हैं। तो उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, वन ऑफ देम को डेथ डेथ हो जाता है। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि ना तो ड्राइवर और न ही उसका मास्टर लायबल है, और इसका दो कारण दिया गया। दो कारण की वजह से इसको दिया गया। पहला तो ये था कि ये एक तरह का एक्सीडेंट था, एक शेयर एक्सीडेंट था, और दूसरा ये कि स्ट्रेंजर्स ने वॉलेंटियरली उस जीप में अपने आप को उस जीप में चढ़ने के लिए उसने अपने आप का कंसेंट दिया। तो इस केस में वॉलेंटाइन अनफिट इंजुरिया एप्लीकेबल होगा, इस केस में वॉलेंटाइन अनफिट इंजुरिया एप्लीकेबल होगा, और डिफेंडेंट को
डिफेंस के रूप में ये डिफेंस लेने के लिए सही माना जाएगा। द थर्ड केस जो है उल्ड्रिज वर्सेज समनर, इस केस को डिस्कस करते हैं। देखिए इस केस में एक फोटोग्राफर जो फोटोग्राफर हॉर्स शो में जाता है, घोड़ों का दौर में फोटोग्राफ ले रहा होता है, ठीक है। डिफेंडेंट का घोड़ा काफी हाई स्पीड में दौड़ रहा होता है और जैसे ही घोड़ा हाई स्पीड में दौड़ते हुए बेंट करता है, उसके लिए यहाँ पे हाई स्पीड में जो घोड़ा दौड़ता है उसको गैलॉप शब्द यूज कर दो, ठीक है। तो हाई स्पीड में जब घोड़ा दौड़ रहा होता है, बेंट करता है, तो ये प्लेंटिव जो फोटोग्राफर रहता है वो डर जाता है और डर करके वो हॉर्स कोर्स में गिर जाता है और जैसे ही हॉर्स कोर्स में गिरता है उसको इंजरी हो जाती है और दौड़ इंजरी हो जाती है। इसके बाद दौड़ खत्म होता है और दौड़ के अंत में जो विजेता होता है वो वही घोड़ा होता है। इस केस में देखिए इस केस में ये हेल्ड किया गया कि डिफेंडेंट ने ड्यू केयर रखा था, इसलिए उसकी लायबिलिटी एराइज नहीं होती है। इस तरह के गेम में डैमेज का रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। और लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड जस्टिस डिप्लॉक लॉर्ड जस्टिस डिप्लॉक ने इस केस में अपना जो ओपिनियन रखा वो इस तरह से रखा कि किसी भी पर्सन से हम स्पेशल स्किल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो स्किल जो ऑर्डिनरी स्किल है उसी की अपेक्षा कर सकते हैं, जो काफी स्पेशल स्किल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी है कि अगर पार्टिसिपेंट नेग्लिजेंटली पार्टिसिपेट करता है, यह जानते हुए कि भी उसके पास स्किल नहीं है, तब तो स्पेक्टेटर को अगर लॉस होता है तो उसको लायबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर उसने जो स्किल एक नॉर्मल रीजनेबल ऑर्डिनरी मैन जो होगा एक्वायर कर सकता है, उससे ज़्यादा स्किल की अपेक्षा हम उससे नहीं रख सकते। हम तभी उसको लायबल कर सकते हैं जब उसका कंडक्ट रेकलेस हो और रेकलेस हो और उसके रेकलेस कंडक्ट की वजह से ऐसा होता है, तब हम कंसेंट को डिफेंस नहीं मानेंगे। अदरवाइज कंसेंट एक डिफेंस होगा, यानी वॉलेंटाइन अनफिट इंजरी है, इसमें एक डिफेंस होगा। फोर्थ केस देखेंगे, फोर्थ केस है थॉमस वर्सेस क्वार्टरमैन। इस केस में प्लेंटिफ एम्प्लॉय रहता है डिफेंडेंट के ब्रेवरी में, ब्रेवरी शराब खाना जहाँ शराब बनता है वहाँ पे प्लेंटिफ जो है एम्प्लॉय रहता है और वो उस समय एक टब का लीड को खोलने का प्रयास कर रहा होता है, जो कि थोड़ा उसमें स्टक रहता है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा तेजी से बंद होता है। तो उसने उस लीड को खोलने के लिए जैसे ही ज़्यादा प्रयास लगाया, जैसे ही प्रयास थोड़ा सा बढ़ाया कि उस वो जो है वापस पीछे की तरफ गिर जाता है और गिरने से उसका क्या होता है, वो डायरेक्टली एक हॉट लिक्विड में गिर जाता है जिससे उसको इंजरी कॉज हो जाता है। इस केस में कोर्ट ऑफ अपील ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं किया क्योंकि डेंजर जो था वो विजुअल था और प्लेंटिफ डेंजर को एक्सेप्ट करते हुए रिस्क लिया था ना। प्लेंटिफ जो है डेंजर को एक्सेप्ट करते हुए रिस्क लिया था। इस वजह से इस केस में डिफेंडेंट को लायबल नहीं किया गया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। वॉलेंटाइन अनफिट इंजोरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे जो कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, वो कंसेंट क्या होना चाहिए? कंसेंट फ्री होना चाहिए। यहाँ हम जहाँ भी कंसेंट की बात करते हैं तो वो फ्री होना चाहिए। मतलब अगर कंसेंट फ्रॉड, कंपल्सन, मिस्टेकन इंप्रेशन के द्वारा ऑब्टेन किया गया है तो वो कंसेंट गुड डिफेंस नहीं होगा। इसके अलावा एक्ट ऑफ डिफेंडेंट सेम होना चाहिए जिसके लिए कंसेंट लिया गया हो। मतलब वो एक्ट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कंसेंट किसी और एक्ट के लिए लिया और फिर हम एक्ट कुछ और कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन को हम अपने घर पे बुलाते हैं, जब वो हमारे घर के अंदर इंटर करता है तो कोई ट्रेसपास नहीं है। लेकिन अगर कोई विजिटर बिना किसी इनविटेशन के घर में प्रवेश कर जाता है तो वो वहाँ ट्रेसपास के लिए लायबल है। इसी तरह से किसी गेस्ट को अगर ड्राइंग रूम में बैठने को कहा गया और वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के बेडरूम में घुस जाता है तो उस केस में वो
वो वहाँ कंसेंट नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरा कंसेंट था, घर में हम घुसने के लिए हमको कंसेंट दिया गया था, नहीं, आपके एरिया को लिमिट किया गया था। किसी इसी तरह से जब कोई, सपोज कीजिए कोई पोस्टमैन है और जनरली वो पोस्ट बांटता है, आपके घर पे आता है और एक निश्चित प्रीमाइसेस तक उसको अलाउड है कि आप यहाँ पे आके पोस्ट दे दीजिएगा, लेकिन वो पोस्ट देते देते आपके कमरे में घुस जाता है, घर में घुस जाता है, तो वो ट्रेसपास होगा, क्योंकि उसका उसने जो प्रीमाइस, जो लिमिट किया गया था, प्रीमाइस जहाँ तक उसको कंसेंट दिया गया था, उस कंसेंट के बियॉन्ड जाके उसने काम किया, उस कंसेंट को के लिमिट को उसने क्रॉस कर दिया, तो वहां पे वो कंसेंट का डिफेंस जो है नहीं ले सकता है। नेक्स्ट केस इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल। फ्रेंड्स इस केस में एक 40 साल की मैरिड वीमेन होती हैं जिनके ब्रेस्ट में पेन लंप होता है, और उस लंप का कोई इफेक्ट यूट्रस तक नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद सर्जरी करके उनके यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है बिना किसी जस्टिफिकेशन के। तो इस केस में ये हिल्ड किया गया कि हॉस्पिटल डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए लायबल है, क्योंकि पेशेंट जो है ऑपरेशन के लिए कंसेंट दिया, लेकिन वो यूट्रस का कंसेंट कैसे हो गया, क्योंकि लंप सम तो पेन लंप, जो पेन था वो तो ब्रेस्ट में था, ब्रेस्ट लंप पेन लंप तो ब्रेस्ट में था, तो उसका जो यूट्रस से कैसे उसका कंसेंट हो गया। अगर वैसा कंसेंट लेना था यूट्रस रिमूवल का कंसेंट, सपोज कीजिए मेडिकल में अगर ऐसा होता कि उसके लिए यूट्रस रिमूवल करना होता, तो कंसेंट यूट्रस रिमूवल का लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी पर्सन कंसेंट देने में कैपेबल नहीं है, ड्यू टू वेरियस रीजन, रीजन हो सकता है माइनॉरिटी या इंसेनिटी के वजह से, तो कंसेंट ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन सफिशिएंट है। इसलिए अगर चाइल्ड के केस में अगर वो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए कंसेंट नहीं दे सकता है और गार्जियन के द्वारा कंसेंट दिया गया है, तो कंसेंट वैलिड डिफेंस होगा, भले ही जो है चाइल्ड के बेसिकली चाइल्ड के लिए अगर बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो भले ही चाइल्ड अगर प्रोटेस्ट करता भी है इसमें, तो गार्जियन का जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट माना जाएगा और कंसेंट डिफेंस के रूप में एप्लीकेबल होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड के केस में क्या होगा। फ्रेंड्स फ्रॉड के द्वारा लिया गया कंसेंट गुड डिफेंस कभी हो नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ क्रिमिनल केसेस में ऐसा हेल्ड किया गया है, जैसे एग्जांपल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यदि किसी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू लिया जाता है, जहां विक्टिम के माइंड में फ्रॉड के वजह से रियल नेचर ऑफ एक्ट के बारे में एक मिस्टेकन बिलीफ होता है, तो वो कंसेंट नहीं माना जाता है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस विलियम्स। आर वर्सेस विलियम्स, इस केस में एक म्यूजिक टीचर होता है, एक म्यूजिक टीचर, इसका इलिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा कई बार कई जगह एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक म्यूजिक टीचर होता है, उसको गिल्टी ऑफ रेप माना जाता है, क्योंकि उसने एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल को ये झांसा दिया कि उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसका वॉइस इम्प्रूव हो जाएगा, और गर्ल ने जो कंसेंट दिया वो ये सोच के दिया कि वो एक प्रकार का सर्जिकल ऑपरेशन है। ठीक है, सेकंड, और वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तो ये था कि रियल नेचर ऑफ एक्ट के बारे में मिस्टेकन बिलीफ होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर फ्रॉड के वजह से जो मिस्टेक इंड्यूस हुआ है, अगर वो रियल नेचर ऑफ एक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, रियल नेचर ऑफ एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में कंसेंट खत्म नहीं होता है, मतलब कंसेंट माना जाएगा उस केस में। जैसे जो फर्स्ट केस हमने देखा, अभी जो फर्स्ट केस आर वर्सेस विलियम्स देखा, उस केस में जो फ्रॉड किया गया उससे जो विक्टिम है उसके रियल उसके उसके अंदर एक मिस्टेक मिस्टेकन बिलीफ क्रिएट हुआ जो रियल नेचर ऑफ एक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है,
क्योंकि उसने जो कंसेंट दिया था वो रियल नेचर ऑफ एक्ट क्या था, उसको ऐसा लगा कि वो सर्जिकल ऑपरेशन है। और नेक्स्ट केस जो हम बता रहे हैं उसमें आर वर्सेस क्लैरेंस, आर वर्सेस क्लैरेंस के केस को समझिए, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए इस आर वर्सेस क्लैरेंस के केस में हस्बैंड जो है लायबल नहीं ठहराया गया उस केस में जिस केस में उसने वाइफ के साथ इंटरकोर्स किया और वाइफ को वेनेरल डिजीज हो गया, मतलब जो फैलने वाला डिजीज है वो हस्बैंड से वाइफ को हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके हस्बैंड को लायबल नहीं किया गया, जबकि हस्बैंड ने अपने कंडीशन के बारे में वाइफ को नहीं बताया था। इस केस में वाइफ नेचर ऑफ एक्ट के बारे में फुल्ली अवेयर थी। गर्ल वाले केस में आर वर्सेस विलियम के केस में गर्ल जो थी 16 ईयर ओल्ड वो फुल्ली अवेयर नहीं थी नेचर ऑफ एक्ट के बारे में, क्योंकि उसको वो सर्जिकल ऑपरेशन की तरह लग रहा था। लेकिन इस केस में वाइफ के केस में वो फुल्ली अवेयर थी, भले ही उसको कंसिक्वेंस के बारे में पता नहीं था कि वेनरल डिजीज हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने कंसेंट जो है नेचर ऑफ एक्ट को जानते हुए दिया था तो हस्बैंड को लाइबिलिटी से ये कंसेंट हस्बैंड को लाइबिलिटी से बचा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्सन। अगर वैसा कंसेंट जो कंपल्सन के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, देखिए इस तरह के केस कंपल्सन कहाँ हो सकता है, कंपल्सन के थ्रू कंसेंट जनरली जो दिखता है वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में ज़्यादा दिखता है। वैसा कंसेंट जहाँ ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस अवेलेबल नहीं है, वो भी प्रॉपर कंसेंट नहीं माना जाएगा। जहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस अवेलेबल नहीं है पर्सन के पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक पर्सन को रिस्की वर्क करने के लिए कंपेल किया जाता है, जहाँ वो फ्री चॉइस के रहते कभी एक्सेप्ट नहीं करता, अगर उसके पास फ्री चॉइस होता तो वो कभी उस वर्क को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वैसा कंसेंट वैलिड नहीं है। इस तरह का सिचुएशन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अपना जॉब खोने का डर होता है, ठीक है, इसलिए कभी भी पर्सन का किसी वर्क के लिए कंसेंट को ट्रू विल तब तक नहीं कहा जाता है जब तक भी पर्सन उस पोजीशन में हो जब वो फ्रीली चॉइस कर सके। फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिए क्या होना चाहिए, फुल नॉलेज होना चाहिए सर्कमस्टांसेस का, और इसके अलावा उसके मन में किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट का अभाव होना चाहिए, मतलब उसके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा फीलिंग जिसकी वजह से वो उस चीज को नहीं करता, अगर उसके पास दबाव उसके ऊपर दबाव नहीं होता तो। इस तरह का वो जो है वॉलेंटियरली अगर करता सारे रिस्क को अपने ऊपर लेते हुए, तब उस केस में कंपल्सन नहीं भी माना जाता। लेकिन अगर उसके पास फ्री विल नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, तो उस केस में चॉइस नहीं है इन द सेंस कि उसके पास फुल फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा, तो इस केस में कंसेंट जो है एप्लीकेबल नहीं है, कंसेंट का डिफेंस डिफेंडेंट नहीं ले सकता है। इसलिए वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया तब तक नहीं होगा जब तक सर्वेंट को वर्क के लिए कंपेल किया जाता है उसके प्रोटेस्ट के बावजूद। लेकिन यदि कोई वर्कमैन रिस्की मेथड को वर्क को अडॉप्ट करता है बिना किसी कंपल्सन के, तो वहाँ वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया एप्लीकेबल होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई एसेंट। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी से आप समझ सकते हैं, मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई एसेंट या कंसेंट, एसेंट ही कंसेंट कहते हैं। तो वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया के एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने जाना दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसेंशियल एलिमेंट भी हो गया। पहला, प्लेंटिफ न्यू द रिस्क प्लेंटिफ न्यू दैट रिस्क इज मेयर, और वो दूसरा कि ही नोइंग द सेम एग्री टू सफर द हार्म। प्लेंटिफ को रिस्क के बारे में पता है और रिस्क को जानते हुए हार्म सफर करने के लिए एग्री होता है। इसलिए केवल नॉलेज होने से हार्म सफर के लिए एग्री होना नहीं माना जाएगा। अगर नॉलेज है तो इस जमाने के उसको तो पहले से नॉलेज था, ऐसा नहीं कह सकता डिपेंडेंट, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ कुछ एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकंड,
अगर हम इसको केस के थ्रू पहले समझे, बो वाटर वर्सेस रॉले रेजिस कॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स, इस केस में प्लेंटिफ जो कि एक कार्ट ड्राइवर होता है, उसको डिफेंडेंट के फोरमैन के द्वारा हॉर्स ड्राइव करने के लिए बोला जाता है, जहां दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को पता होता है कि हॉर्स बॉल्ट करेगा, और प्लेंटिफ इसका प्रोटेस्ट करता है, लेकिन फाइनली ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो हॉर्स ड्राइव करता है और हॉर्स बॉल्ट कर ही देता है, जिससे प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है। अब कोर्ट ने वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया को अप्लाई करने से मना कर दिया, मीन्स कंसेंट डिफेंडेंट को कंसेंट का डिफेंस लेने नहीं दिया, और प्लेंटिफ को रिकवरी के लिए इंटाइटल्ड माना गया इस केस में। इस सेकेंड केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। ये केस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस केस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट का वर्कमैन के रूप में एम्प्लॉय रहता है, जहां रॉक कटिंग के लिए ड्रिलिंग का काम करवा रहा होता है, जहां जो डिफेंडेंट है वो रॉक कटिंग के लिए ड्रिलिंग का काम करवा रहा होता है। क्रेन के मदद से स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह रखा जा रहा था, और हर समय क्रेन इधर से उधर जा रहा था, और क्रेन जब भी इधर से उधर जा रहा था तो प्लेंटिफ के सर के ऊपर से गुजर रहा था। इसी बीच हुआ ये कि प्लेंटिफ अपने काम में बिजी था, और अचानक से स्टोन जो है एक उसके शरीर पर गिरा, जिससे वजह से वो इंजरी हो गई, उसको इंजरी हो गई। अब एम्प्लॉयर्स ने नेग्लिजेंटली यहाँ पे ये काम किया था कि कभी उसने वार्निंग नहीं दिया था, इसलिए प्लेंटिफ जबकि प्लेंटिफ के लिए रिस्क प्लेंटिफ एम्प्लॉयर्स ने नेग्लिजेंटली कभी वार्निंग नहीं दिया था, जबकि प्लेंटिफ रिस्क के लिए अवेयर था। जबकि प्लेंटिफ क्या था, इस केस में रिस्क के लिए अवेयर था। हाउस ऑफ लॉर्ड ने हेल्ड किया कि नॉलेज तो था रिस्क का, लेकिन वो एजम्पशन नहीं था कि वहां से पत्थर गिर जाएगा अचानक से, क्योंकि वो जो सर के ऊपर से पार कर रहा था उस उसके लिए वार्निंग देना चाहिए था, एम्प्लॉयर्स को वार्निंग देना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए एक्सेप्ट नहीं, वो तो अपने काम में बिजी है। तो उसने उस तरह के उसको नॉलेज था, लेकिन एजम्पशन ये कैसे लिया जा सकता था कि अचानक से पत्थर गिर जाएगा। लॉर्ड हेर्सल ने इस इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने किस तरह से इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, इलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि जहां कोई पर्सन किसी डेंजरस नेचर के वर्क को करने का निर्णय लेता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने वॉलेंटियरली अपने आप को रिस्की सिचुएशन में डाला है, और जब अगर इससे उससे कुछ हार्म हो जाता है तो ये डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि भले ही टॉर्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लेबर लॉ में एप्लीकेबल हो सकता है ना। लेबर लॉ का अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ टॉर्ट के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर जिस रिस्क के लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड किया गया है, यदि उस रिस्क को एम्प्लॉयर के द्वारा नेग्लिजेंटली क्रिएट किया जाता है या इनहेंस किया जाता है, और इस नेग्लिजेंस से एम्प्लॉय को सफर सफर होता है, तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी एराइज हो जाती है। तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी इस केस में एराइज हो जाएगी अगर वो नेग्लिजेंटली वर्क करता है, और भले ही वो एक्सेप्टेंस दे दिया, अपने खुद के रिस्क पे लिया, उससे मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें लॉर्ड वाटसन ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि एम्प्लॉय ने वॉलेंटरली या रेसली अपने आप को इंजरी के लिए एक्सपोज किया, बल्कि ये है कि उसने किस बात के लिए एग्री की इंजरी के केस में। क्या वो रिस्क खुद के ऊपर लेता है, या वो रिस्क मास्टर के रिस्क पे वो काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है। वाटसन ने फर्दर ओपिनियन दिया कि अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय वर्क को कंटिन्यू करता है इस नॉलेज के होते हुए, तो ये एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, इससे एक्सेप्टेंस प्रूफ नहीं होता है। मतलब अगर एम्प्लॉय को पता है कि रिस्क है, और उसके बावजूद वर्क को कंटिन्यू करता है, तो ये एक्सेप्टेंस कहीं से भी नहीं है, तो एक्सेप्टेंस नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, अगर वर्कमैन एम्प्लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है, और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है उसको भी कंट्रावीन करता है, अगर तो इस केस में वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया फिर वहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा,
वहाँ पे डिफेंस लिया जा सकता है फिर। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो इम्पोर्टेंट केस है वो है इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस सैटवेल। फ्रेंड्स इस केस में दो ब्रदर्स होते हैं सैटवेल और जेम्स, जो डिफेंडेंट के क्वेरी में काम कर रहे होते हैं। वो दोनों कुछ डिटोनेटर्स को टेस्ट करने के दौरान प्रिकॉशंस और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और एम्प्लॉयर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। इसी दौरान एक्सप्लोजन हो जाता है और सैटवेल इंजर्ड हो जाता है। सैटवेल ने इस केस में अपने ब्रदर के ऊपर और अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, दोनों के ऊपर केस फाइल किया और एम्प्लॉयर को यहाँ पे किस तरह से लायबल किया। उसने उसने कहा कि डिफेंडेंट या जो एम्प्लॉयर है वो मेरे ब्रदर के साथ वाइकेरियसली लायबल है, क्योंकि मेरे ब्रदर के मिस्टेक के गलती के वजह से भी मुझे इंजरी हुई है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस केस में कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इस केस में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस एम्प्लॉयर को मिल जाएगा, क्योंकि उसने उन दोनों भाइयों ने दोनों ही प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया था, ना ही उन्होंने प्रिकॉशंस ली थी, ना वो एम्प्लॉयर्स के ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया था और ना ही स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ध्यान में रखा था। इसके अलावा एक और केस है डैन वर्सेस हैमिल्टन। ये केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो फैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है एक तरह से। और आप कई बार देखते होंगे, कई बार आप ऐसा महसूस करते होंगे कि इस तरह का केस हो सकता है। तो इस केस में होता क्या है कि एक लेडी होती है, वो ड्रंकन ड्राइवर के कार में लिफ्ट ले लेती है, जो ड्राइव करते समय ऑलरेडी ड्रंक था। ड्राइवर्स के नेग्लिजेंट ड्राइविंग से एक्सीडेंट कॉज होता है और ड्राइवर की ही मौत हो जाती है। अब लेडी ने ड्राइवर्स के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर केस फाइल किया डैमेज के लिए। तो इस तो इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वॉलेंटरी नॉन-फिट इंजूरिया के डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया और लेडी को क्लेम के लिए इंटाइटल्ड कर दिया। तो इस केस में जस्टिस एस्क्विथ ने रीजनिंग दिया कि जो डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन था ड्राइवर का, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि ये प्रिज्यूम किया जाए कि इस तरह का इतना बड़ा हादसा हो सकता है। इतना जो ऑब्वियस डेंजर होता है वो तो आदमी को पता होता है, लेकिन इस तरह का डेंजर हो सकता था, उतना इंटॉक्सिकेशन नहीं था। इस वजह से इसमें वॉलेंटरी अनफिट इंजूरिया एप्लीकेबल नहीं होगा और रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो लेडी है उसको कंपनसेशन देना होगा। हालांकि इस डिसीजन का क्रिटिसिज्म हुआ, आपको भी लग रहा होगा सुनने में ही कि क्रिटिसिज्म इस जजमेंट का होना चाहिए। और इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक अलग तरह का टॉर्ट है। इसमें दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही लायबल होते हैं, दोनों का ही गलती होता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, दोनों का ही गलती होता है। इस केस में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को ध्यान में नहीं रखा गया था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जब आगे के टॉपिक आएंगे। लेकिन फिलहाल इस केस में इसलिए इसको क्रिटिसिज्म मिला था और फर्दर जब अपील हुआ तो उस केस में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को माना गया और उस अकॉर्डिंग जजमेंट दी गई। इसी का आप फुट नोट में देखिएगा तो फुट नोट में इसी पे केस है। फुट नोट में वहाँ पे जजमेंट को बहुत अदर जुरिस्डिक्शन में, अदर कंट्रीज में उसी तरह के जजमेंट को रिजेक्ट किया गया है। इस जजमेंट को रिजेक्ट किया गया है। जैसे कैनेडियन हाई कोर्ट ने इसमें डिस्टिंक्शन एक क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ड्राइवर इंटॉक्सिकेशन कब करता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जैसे अगर ड्राइवर पहले से ड्रंक है और या यात्रा के दौरान वो ड्रंक होता है, अगर पहले से ड्रंक नहीं है और यात्रा और हम उस पर लिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद वो ड्रंक होता है, तो फिर ड्राइवर्स की लायबिलिटी तो 100% हो जाएगी। लेकिन ड्राइवर अगर वो ड्राइवर थोड़ा पहले से थोड़ा ड्रिंक है और उसके बाद वो लगातार ड्रिंक होते रहता है, तो इस केस में भी ड्राइवर की लायबिलिटी अराइज होगी, नेग्लिजेंस की लायबिलिटी अराइज होगी।
अब थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। आइए देखते हैं इस केस में क्या होगा। फ्रेंड्स, अब तक हमने जो जाना उसमें ये जाना कि कंसेंट के डिफेंस के लिए ज़रूरी है कि एक्ट वही होना चाहिए जिसमें कंसेंट दिया गया है। जैसे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को कंसेंट दिए हैं तो डॉक्टर के नेग्लिजेंट के एक्ट के लिए कंसेंट नहीं दिए हैं, डॉक्टर के प्रॉपर रीजनेबल एक्ट के लिए कंसेंट दिए हैं। एक केस इंपॉर्टेंट है स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड। देखिए इस केस में प्लेंटिफ रेलवे ट्रैक के नैरो टनल के अंदर वॉक कर रही होती है। जो डिफेंडेंट का होता है वो टनल कंपनी डिफेंडेंट का होता है। कंपनी इस बात को जानती है कि मेंबर्स जो हैं वो टनल यूजेस करते हैं, इसलिए ड्राइवर के लिए पहले से इंस्ट्रक्शंस रहता है कि वहाँ पे जब भी जैसे ही एंट्री होने वाली हो वेसल बजाए और गाड़ी और जो ट्रेन है उसको स्लो करके टनल के अंदर ले जाए। एक्सीडेंट ड्राइवर्स के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। डिफेंडेंट्स को इसलिए लायबल माना गया इस केस में और लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने कहा ऑब्जर्व किया कि वॉलंटरी रिस्क ऑफ डेंजर को ऑर्डिनरली एक्सेप्ट किया, लेकिन उस उस गर्ल ने जिसको इंजरी हुई उसने वॉलंटरी रिस्क ऑफ डेंजर को ऑर्डिनरली वे में एक्सेप्ट किया, लेकिन ड्राइवर के नेग्लिजेंस को उसने एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये पूरा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कॉन्सेप्ट था, केस था। केस के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है डिफरेंट केस के थ्रू कंसेंट किस तरह से देखा गया है और किस तरह से वॉलंटरी नॉन फिट इंडिया को एक्सेप्ट किया गया है और कब कब रिजेक्ट कर दिया है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इसका लिमिटेशन। लिमिटेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा डिफरेंट केसेस के माध्यम से, लेकिन एक केस है जहाँ पे इसका लिमिटेशन है, जहाँ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ होगा वो है रेस्क्यू केस। तो नेक्स्ट वीडियो में रेस्क्यू केस को देखेंगे और ये वाला सेकेंड पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंग्लैंड का लॉ है, तो सेकेंड पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में रेस्क्यू केस और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको वॉलंटरी अनफिट इंजूरिया के बारे में पढ़ने में अब आसानी होगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं, इसको सुन लेते हैं। इसके बाद आप बुक रीडिंग तो आपको करना ही, मेरा बुक रीडिंग तो आपको करना ही है। मेरा तो पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, अपने चैनल के फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि बुक रीडिंग तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके करके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। और देखिए जो जुडिशरी का एग्जाम्स होता है, जो डीजीएस पैटर्न पे होता है, उसमें क्या होता है, वो टफ लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि क्योंकि वो बुक रीडिंग का आदत नहीं होता है। लोग केवल शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया और सोचते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा, आपको केस लॉ मैक्सिमम देखना होता है। जब आप मैक्सिमम केस लॉ देखेंगे तो आपको रीजनिंग यूज करने आएगा और रीजनिंग यूज करके आप अच्छा से अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स को, तब जा कर के आप अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसको क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एडवोकेसी में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।